बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन ना सिर्फ साइट ऑफ डाइजेशन है बल्कि इसके जरिए एब्जॉर्प्शन का काम भी लिया जाता है। तो अब हम एब्जॉर्प्शन वाले एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन जीआईटी। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड कौन से हैं और उनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो हमने जो भी फूड खाया हुआ होता है उस फूड के अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब है कि मेजर इंग्रेडिएंट्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड में एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। आपने जो फूड खाया होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो सकते हैं। दूसरी टाइप है प्रोटीन्स की। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोटीन का भी मौजूद होता है हमारी डाइट के अंदर। तीसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड लिपिड होते हैं। और चौथा जो सबसे कम क्वांटिटी में मौजूद होगा वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, यानी डीएनए और आरएनए। अगरचे डीएनए और आरएनए बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, बट ये भी जाहिर है कि फूड का कंपोनेंट्स हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में जो हमारे फूड में मौजूद हैं वो पहले तीन हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और इन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो इनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कौन सी बनेंगी? डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो इन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हमने खाए हुए होते हैं वो अल्टीमेटली मोनोसेक्राइड्स के अंदर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेक्राइड्स फॉर्म हो जाएंगे। मोनोसेक्राइड्स का मतलब है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। तो इस तरह के ये मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो भी हमने प्रोटीन ली होती है अपनी डाइट के अंदर, ऑल द प्रोटीन आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू अमाइनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह से ये अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे इनसे। अमाइनो एसिड इज द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। और जो भी हमने अपनी डाइट के अंदर लिपिड खाए हुए होते हैं, फैट्स खाए हुए होते हैं, ऑयल खाया हुआ होता है, तो वो सब लिपिड कंपाउंड्स फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में टूट जाएंगे। फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, इसके अलावा कुछ लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा कुछ लिपिड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद हो सकता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। सो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ज्यादा बल्क में होंगे और कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी में होगा। ये लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और जो भी आपने न्यूक्लिक एसिड डाइट में लिए थे, तो दोज न्यूक्लिक एसिड्स आर अल्टीमेटली डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, और इनमें से बाज न्यूक्लियोसाइड्स में भी टूट जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। सो दीज आर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमने फूड के कंपोनेंट्स एनलिस्ट कर दिए हैं और इनसे हासिल करदा जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पर एनलिस्ट कर दिया है। तो अब हमने देखना है कि एब्जॉर्प्शन एक्चुअली होगी कैसे। एब्जॉर्प्शन ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। मैंने कल भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि डुओडेनम से जैसे जैसे आप इलियम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सरफेस एरिया उसका कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो भी कम हो जाते हैं। लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स, इसके अलावा इन लार्ज सर्कुलर फोर्स के ऊपर जो विलाय प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय,
उनका नंबर भी कम हो जाता है, माइक्रोविलाई का नंबर भी कम हो जाता है। तो इन तीनों एक्सटेंशंस का नंबर कम होने से ओवरऑल सरफेस एरिया कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है हमारी जीआईटी के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन डुडिनम और जिजीनम है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डुडिनम और जिजीनम में होता है, और इसके अलावा इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ चीजें खास इलियम के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होंगी। तो इस तरह से ओवरऑल तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली डुडिनम और जिजीनम ये मेजर साइट्स हैं एब्जॉर्प्शन की। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने वाले फीचर्स हैं वो ज्यादा विगरस हैं, ज्यादा इंटेंस हैं ये फीचर्स, और इस वजह से इनर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होगी। अब एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म इस तरह से कि ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन तो एक ही मैकेनिज्म के तहत होगा, लेकिन लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट वे में होगी। पहले जरा हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखो ये दो इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा ये, इनकी एब्जॉर्प्शन एक ही मेथड के जरिए होगी, और वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि आपको विलाय का स्ट्रक्चर याद होगा, कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक विलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक विलस जिसका प्लूरल है विलाय, उसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल है। तो ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स और न्यूक्लिक एसिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट लिपिड, क्योंकि कुछ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल भी इनके साथ हो लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह इनको फॉलो नहीं करते। तो इनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मेनली एंटर्स इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय, एंड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय दे गो इनटू द ब्लड कैपिलरीज। पहले ये कहां पर जाएंगे? एपिथेलियल सेल्स, पहले ये दाखिल होंगे एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय के अंदर, उसके बाद एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय से ये चीजें मूव कर जाएंगी इनटू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाय, और अब ये ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाय से ये चीजें मूव करेंगी इनटू डिफरेंट स्मॉल वेन्स of small intestine, and these small veins of intestine combine together to form a large vein known as hepatic portal vein. Hepatic portal vein जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट होती है, छोटी छोटी वेन्स की फ्यूजन से ये हेपेटिक पोर्टल वेन फॉर्म होगी, and this hepatic portal vein carries the blood into the liver. So blood के जरिए ये सारी चीजें अब लिवर को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। लिवर के अंदर ये सारा कुछ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अपटेक हुआ वो लिवर में चला जाएगा, और उसके बाद फिर लिवर से ये सब चीजें या तो लिवर के अंदर यूटिलाइज होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं, या फिर अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों को इनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो लिवर से फिर ये हिपैटिक वेन के जरिए, एक और वेन है हिपैटिक वेन, सो इस हिपैटिक वेन के जरिए ये सारा कुछ आ जाता है इनटू इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा एक लार्ज साइज की वेन है जो कि लोअर बॉडी रीजन से ओरिजिनेट होती है। इंफीरियर वेना केवा, दिस लार्ज साइज वेन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर बॉडी रीजन, और ये ग्रेजुअली हार्ट की तरफ आ रही होती है। इसमें ये हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर से चीज़ों को शामिल कर देगी, और अब ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये दाखिल हो जाएगी इनटू द हार्ट, और हार्ट फिर इन
प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ये चीजें अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है भाई, तो आपने नोट किया कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की, एंड टू सम एक्सटेंट द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड, नॉट ऑल लिपिड्स की कुछ चीजें वो इनके साथ हो लेती हैं, बाकी ज्यादातर इनका एब्जॉर्प्शन अलग से होगा। तो ये बाकी की जो चीजें एक्सेप्ट द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड, बाकी की सारी चीजें पहले एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई के अंदर एब्जॉर्ब हुई हैं, वहां से ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई कन्वर्ज टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल वेन्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल वेन्स फर्दर आगे कन्वर्ज होकर हिपैटिक पोर्टल वेन बनाएंगे। ये आपको जो सर्कुलेशन है ना, ये आगे चलकर अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगला जो हमारा चैप्टर है सर्कुलेशन, उसके अंदर ये ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी आप ये याद रखें कि ये जो रूट है एब्जॉर्प्शन का वो इस तरह से होगा कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय से ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाय, देन स्मॉल वेन्स ऑफ इंटेस्टाइन, देन हिपैटिक पोर्टल वेन, देन लिवर, लिवर में उनका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, उनकी फर्दर यूटिलाइजेशन हो सकती है, या फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों को अगर उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो फिर वो लिवर से हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए इंफीरियर वेना केवा और फिर हार्ट, और हार्ट उनको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा। सो इस तरह से ये ज्यादातर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के दौरान कौन सा मैकेनिज्म यहां पर यूज किया जाएगा, तो वो मैकेनिज्म कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो आपने सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे कोई चीज़ें सिंपल डिफ्यूजन के जरिए मूव करेंगी, तो कोई चीज़ें हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए मूव करें, और कोई चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करें। ठीक है, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेसेस जो मटीरियल्स की मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारी इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट होती है ना, वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाती। हमारी इंटेस्टाइन से ये ब्लड वेसल्स जो कि छोटी छोटी वेन्स पर मुश्तमिल हैं, ये वेन्स इकट्ठी होकर एक बड़ी वेन बना लेती हैं और उस वेन को हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और ये हिपैटिक पोर्टल वेन हमारी इंटेस्टाइन का सारा ब्लड लिवर को ट्रांसपोर्ट करती है, ये डायरेक्टली हार्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। हमारी इंटेस्टाइन से जितना भी ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाएगा, बल्कि वो सारा ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए पहले पहुंचेगा लिवर में, और फिर लिवर उसको या तो वहीं पर यूटिलाइज करना शुरू कर देता है उन प्रोडक्ट्स को, या अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों को ज़रूरत है तो फिर लिवर से वेन ओरिजिनेट होती है जिसको हिपैटिक वेन कहते हैं। इस वेन के ज़रिए जो इंफीरियर वेना केवा हमारी निचली बॉडी से आ रहा था, लेग्स से जो वेन्स आ रही थी वो मिलकर इंफीरियर वेना केवा बनाती हैं, और वो इंफीरियर वेना केवा ऊपर आ रहा होता है ग्रेजुअली, और अल्टीमेटली वो हार्ट के साथ जाकर कनेक्ट होता है। तो उस इंफीरियर वेना केवा के अंदर ही हिपैटिक वेन भी दाखिल हो जाएगी। इस तरह से ये ब्लड लिवर से अब इंफीरियर वेना केवा में और फिर आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर बाकी बॉडी रीजन्स को सप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादातर फूड कंपोनेंट्स की एब्जॉर्ब हो रही हैं और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। लेकिन लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन इसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगी। आइए अब देखते हैं कि लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। लिपिड की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स दरअसल फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल है, मेनली फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ये हमारी इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाते हैं with bile salt. They are mixed with bile salt in the intestine, mixed with bile salt. वैसे भी bile salt बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को छोटे लिपिड ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, आपको पहले बताया था।
लेकिन इसके अलावा बाकी जो आप डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी क्या होगा कि जो बाइल साल्ट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे. दीज फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मिक्स्ड विद बाइल साल्ट्स. और इस तरह से इन दोनों की मिक्सिंग से जो चीज़ बनेगी उसे कहा जाएगा माइसील. ये छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूल्स. दीज आर कॉल्ड माइसील्स. माइसील्स क्या होते हैं? माइसील्स are the small lipid globules in which fatty acid and glycerols are mixed with the bile salts. Small lipid globules in which fatty acid and glycerol are mixed with bile salts. इसके अलावा जो तीसरी अभी मैंने आपको प्रोडक्ट बताई थी वो थी कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल वो अलग से एब्जॉर्ब होगा. कोलेस्ट्रॉल वो इस तरह से बाइल साल्ट के साथ मिक्सअप नहीं होता. कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन इंडिविजुअली होगी. अब ये जो माइसील हैं, ये माइसील और कोलेस्ट्रॉल ये दाखिल हो जाएंगे एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय में. दीज टू कंपोनेंट्स आर एंटर्ड इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय. एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय में ये दोनों दाखिल हो जाएंगे. दीज टू कंपोनेंट्स are entered into the epithelial cells of villi. एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय में जब ये दाखिल होते हैं तो वहां पर जाकर ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल जो कि ऑलरेडी बाइल साल्ट के साथ मिलकर माइसील बने हुए थे, वहां पर जाकर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ना सिर्फ ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी इनके साथ मिल जाता है और साथ प्रोटीन्स भी मिल जाती हैं. यानी यहां पर ये सारी चीजें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी. फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल और इनके साथ ऑलरेडी बाइल साल्ट्स तो अटैच थे ही. अब बाइल साल्ट्स के साथ साथ यहां पर अब कोलेस्ट्रॉल भी आ गया. कोलेस्ट्रॉल और इन सब के साथ ये सारी चीजें, ये तो है लिपिड कंपोनेंट्स, इन सब के साथ प्रोटीन कंपोनेंट भी कंबाइन कर जाएंगे. एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं तो वो प्रोटीन्स भी इनके साथ कंबाइन कर जाएंगी. और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या वजूद में आएगा? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से लिपोप्रोटीन इज फॉर्म्ड. लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये लिपिड कंपोनेंट है और बाकी इसके साथ प्रोटीन्स कंबाइन होगी तो ये लिपोप्रोटीन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस. दीज लिपोप्रोटीन कंपोनेंट्स आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स. इनको काइलोमाइक्रोन्स कहा जाता है. काइलोमाइक्रोन्स. तो इस तरह से ये लिपोप्रोटीन्स या काइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय. याद रहे कि ये सारा कुछ कहां पर हो रहा है? ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय के अंदर ये सब काम हुआ है. यही जो लिपोप्रोटीन्स हैं, काइलोमाइक्रोन्स जिनको हम कहते हैं, इनकी दो अकसाम होती हैं. अगर इनके अंदर लिपिड्स कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो तो फिर इन्हें कहा जाएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL. और अगर इनके अंदर लिपिड ज्यादा हो और प्रोटीन्स कम हो तो ये बन जाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL. So there are two types of the lipoproteins, HDL and LDL. याद रहे कि ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं, they are actually very low density lipoprotein. ये VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL. वो कैसे? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 99% लिपिड्स. इनके अंदर 99% लिपिड्स हैं एंड ओनली 1% इज द प्रोटीन. तो इस लिहाज से ये है तो लो डेंसिटी, लेकिन चूंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम है और लिपिड बहुत ज्यादा, तो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाएंगे. और दूसरी तरफ ये अगर प्रोटीन ज्यादा हो और लिपिड कम हो तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बन जाते हैं. अब ये जो
काइलोमाइक्रोन्स यहां पर एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय में बने। नाउ दीज काइलोमाइक्रोन्स कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाय। अब ये कहां जाएंगे? दे आर नाउ एंटर्ड इनटू द लेक्टील, एंटर्ड इनटू लेक्टील। आपको याद होगा लेक्टील, कल मैंने नाम लिया था, मैंने कहा था इसका रोल हम आगे चलकर देखेंगे। लेक्टील्स ऑफ विलाय, विलाय के अंदर जो लेक्टील्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। जाहिर है कि अब इनका साइज बड़ा हो चुका होता है और ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब दाखिल नहीं हो पाते, तो ये डायरेक्टली अब लेक्टील्स ऑफ विलाय में दाखिल हो जाएंगे। आपको विलस का स्ट्रक्चर यकीनन याद होगा। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाय ये इस तरह से, और इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाय के आउटर सरफेस पर आपको याद है इस तरह से ये माइक्रोविलाय प्रेजेंट है। दीज आर द माइक्रोविलाय। और अंदर इस विलस के क्या मौजूद होते हैं? इनसाइड ऑफ द विलस कंसिस्ट ऑफ लेक्टील एंड ब्लड कैपिलरीज। ये माइक्रोविलाय थे, इसके अंदर मौजूद है लेक्टील। तो इस लेक्टील का जिक्र हो रहा है, ये दरअसल लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज हैं। दीज आर द कैपिलरीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके गिर्द यहां पर कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड द लेक्टील्स, बट अब कैपिलरीज इनको अपटेक नहीं कर सकेंगी फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। नाउ दे आर एंटर्ड इनटू द लेक्टील। लेक्टील चूंकि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो वहां पर अब ये लिम्फ के अंदर आ जाएंगे। नाउ दे आर कंबाइंड विद लिम्फ प्रोटीन्स। ये लिपोप्रोटीन्स जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे वहां पर, नाउ दे आर अगेन कंबाइंड विद द लिम्फ प्रोटीन। काइलोमाइक्रोन्स are combined with lymph proteins. लिम्फ के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ क्या चीज है? लिम्फ इज द फ्लूइड विच इज रनिंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अभी हम अगले चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। अभी आप ये याद रखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलली एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका बुनियादी रोल क्या होता है ये आगे चलकर आपको समझाएंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद जो फ्लूइड है उसे लिम्फ कहते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन्स आर कंबाइंड विद लिम्फ ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं। लिम्फ जो कि एक फ्लूइड है लिम्फेटिक सिस्टम का, और इस फ्लूइड के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन लिम्फ प्रोटीन्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है काइलोमाइक्रोन्स का। लिम्फ प्रोटीन के साथ ये कंबाइन कर जाएंगे और इस तरह से लिम्फ प्रोटीन के साथ कंबाइन करके काइलोमाइक्रोन्स इनकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये VLDL से LDL बन जाएंगे। इनमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा हायर हो जाएगा एंड दे बिकम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दे बिकम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। सो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अब ये लिम्फ में ट्रैवल करते रहेंगे। आखिरकार ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये डिफरेंट वेसल्स के थ्रू अल्टीमेटली ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसकी एक लार्ज लिम्फ वेसल है, उसे कहते हैं थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। तो इस थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए ये जितना भी लिम्फ था जिसके अंदर ये लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट थे, ये सारे का सारा लिम्फ थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए सबक्लेवियन वेन में चला जाएगा। सबक्लेवियन वेन जो कि हमारे आर्म रीजन से आ रही होती है। सबक्लेवियन वेन आर्म वाली साइड से ये वेन दाखिल होती है चेस्ट के अंदर। तो इस सबक्लेवियन वेन में
थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कनेक्ट हो जाती है, तो जितना भी लिम्फ इस सिस्टम में मौजूद था वो सबक्लेवियन वेन में चला जाएगा, और सबक्लेवियन वेन आगे ये दाखिल होगी सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा से हार्ट, और हार्ट फिर इनको बॉडी के अंदर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ब्लड में दाखिल होकर इन लिपोप्रोटीन्स का अगेन डाइजेशन होता है और दोबारा से ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बन जाते हैं, और हार्ट अब इनको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर तो इनको फौरन मेटाबोलाइज करना होगा फिर तो लिवर इनको अपटेक कर लेता है, ठीक है। हार्ट से अब ये कहां चले जाएंगे, लिवर में, और अगर इसको फौरन से मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं है, यानी ये एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद है बॉडी के अंदर, इसको फौरन मेटाबोलाइज नहीं करना, तो बॉडी इनको स्टोर कर लेगी इन लिपिड्स को। और ये स्टोर कहां पर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स, और फैट सेल्स के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द टिश्यूज ऑफ द फैट सेल्स आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज। तो ये एडिपोज टिश्यूज में जाकर ये स्टोर हो जाएंगे। एडिपोज टिश्यूज आर द टिश्यूज ऑफ द फैट सेल्स वेयर दीज फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स आर स्टोर्ड। याद रहे कि ये लिपोप्रोटीन ब्लड में दाखिल होकर डाइजेस्ट हो गई थी दोबारा। ब्लड के अंदर भी अपने लाइपेजेस होते हैं, तो वो ब्लड लाइपेजेस इन लिपोप्रोटीन्स को दोबारा से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में तोड़ देंगे, और अब ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल या तो लिवर में जाकर फर्दर मेटाबोलाइज हो जाएंगे, या फिर अगर सरप्लस अमाउंट में ये मौजूद हुए तो फिर इनको फैट सेल्स अपटेक कर लेंगे। फैट सेल्स के टिश्यूज को एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, जो कि एब्डोमिनल रीजन में, हिप रीजन में, तो इस तरह अंडर द स्किन मुख्तलिफ जगहों पर ये एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। तो इस तरह जो भी सरप्लस फैट होगा वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होकर आपको फैटी बनाता चला जाएगा। इस तरह से देखो कि ये जो लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो आपने नोट किया कि लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन बाकी जो कंपोनेंट ऑफ फूड थे उनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा डिफरेंट रूट के जरिए हुई है। रूट कहां से चेंज हुआ कि एपिथेलियल सेल्स में तो ये सारी प्रोडक्ट दाखिल होती हैं, लेकिन एपिथेलियल सेल से आपने नोट किया कि अगर ये लिपिड की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो एपिथेलियल सेल से फिर लैक्टील में चले जाएंगे, वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएंगे। यानी बाकी फूड की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो पहले लिवर में जाती हैं और उसके बाद फिर हार्ट के जरिए बाकी बॉडी को सप्लाई होती हैं, लेकिन इनकी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पहले हार्ट में जाती हैं और उसके बाद हार्ट इनको या तो लिवर की तरफ भेजेगा या फिर बाकी बॉडी सेल्स को ये भेज देगा, जैसे ये फैट सेल्स को इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी क्लियर करते चलें, वो क्या है कि आपने इससे पहले याद है आपको कि बोलस के बारे में पढ़ा था, बोलस। उसके बाद फिर आपको बताया था काइम। तो बोलस और काइम में क्या फर्क था? बोलस इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन ओरल कैविटी, और जबकि काइम इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। यहां पर एक और टर्म भी आप ऐड कर लें और वो है काइल, CHYLE, काइल। This is a watery solution which contains digested products of the intestine. ये watery solution एक emulsion है basically. This is watery emulsion which is developed in the intestine and it contains digested products. इसके अंदर अब digested products होंगी, ये कोई partially digested फूड नहीं होगा। इससे पहले काइम या फिर ये जो बोलस था ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड थे। बोलस की नेचर कैसी थी? ये एक ओवल लंप था, ओवल लंप, और जबकि काइम ये एक सॉफ्ट पेस्ट की शक्ल में था, सॉफ्ट पेस्ट। लेकिन इसके मुकाबले में जो काइल है ये एक वाटरी इमल्शन है। इमल्शन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, वो सस्पेंडेड दिखाई दे रहे हों। इमल्शन आप बनाते हैं जब कभी वाटर के अंदर ऑयल डाल दें और उसको अच्छी तरह से शेक कर दें तो जो चीज़ बनेगी वो इमल्शन कहलाएगी। तो ये एक वाटरी इमल्शन है।
इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ चूंकि ये लिपिड की प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं तो इस वजह से ये एक वाटरी इमल्शन बन जाता है. सो दिस वाटरी इमल्शन विच इज डेवलप्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट कंटेन्स डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड काइल. तो एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था? काइल का. तो आपको ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन में इनके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, इनको आपने जरूर याद रखना है. ठीक है भाई, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.